आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, मॉडर्न फिजिक्स हम लोग फिजिक्स का पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लिए हैं। आज 2 को वीडियो जाएगा, फिजिक्स का पूरा चीज़ समाप्त, खाली लॉन्ग क्वेश्चन बच जाएगा, वो कल आपको पढ़ाकर समाप्त कर देंगे कल फिजिक्स। और 27 और 28 तारीख को प्रीवियस ईयर का 2009 से 2021 तक जितना ऑब्जेक्टिव आया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, 27 को फर्स्ट बुक का और 28 को सेकंड बुक का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक आपके लिए आवश्यक सूचना, ध्यान से दम बाबू, कल 26 है या 27, 26 शाम को या 27 शाम को हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, एग्ज़ाम में कैसे बैठा जाता है, एग्ज़ाम में कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, तो लोग समझिए रहा है कि क्या किया जाता है। उस सब का ट्रिक्स और टेक्निक के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके लिए हो सकता है वीडियो बनाकर डालें, तो देखते रहिएगा, जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो देखते रहिएगा आप, उसके अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। कल या परसों शाम को टेलीग्राम पर आप ज़रूर देखिएगा, कुछ जाएगा, उसके अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो कल तक आपको पढ़ाए थे, कल लास्ट लेक्चर में यही पढ़ाए थे, औसत आयु। क्या पढ़ाए थे बाबू? औसत आयु। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक, क्या बाबू? अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2। नैज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक और क्या? बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक और क्या? बाह्य अर्धचालक। तो देख बाबू, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक एग्जाम में पूछता है बाबू, ध्यान से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आ जाता है। नैज अर्धचालक सीधा समझो, शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। क्या बाबू? शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक। एकदम शुद्ध हो, कोनो मिलावट नहीं हो, एकदम शुद्ध हो, मतलब कुछ भी उसमें मिला जुला नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नैज अर्धचालक। एग्जाम्पल के रूप में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों क्या है? नैज अर्धचालक। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है निम्न में से नैज अर्धचालक कौन है, तो सिलिकॉन है और क्या है? जर्मेनियम है। अब चलिए अब पढ़ना है बाबू बाह्य अर्धचालक। क्या पढ़ना है? बाह्य अर्धचालक। कौन अर्धचालक? बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा। देख बाबू, ध्यान से दो, इसके पहले डोपिंग पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? डोपिंग। एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि डोपिंग क्या है, ठीक है। डोपिंग क्या है? तो देखो, अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए क्या बाबू? अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए बाहरी अशुद्धि मिलाते हैं, बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग, ठीक है। अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ मिलाते हैं। अर्धचालक का चालकता कम होता है, अगर उसका चालकता बढ़ाना है तो बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाएंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? डोपिंग। जैसे तुम लोग जानबे करते हो, औरत लोग, मेहरारू लोग, चाहे लड़की लोग, खूबसूरत नहीं हो है, मान लो थोड़ा कम है खूबसूरत है, तो अपना खूबसूरती बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? महिला लोग अपना खूबसूरती बढ़ाने के लिए बाहर से क्या पुट्टी पेंट मारता है, पुट्टी पेंट मार देता है कि तनी खूबसूरती बढ़ जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। तो देख लो, सिंपल बात है। तो पुट्टी पेंट मारना क्या कहलाएगा? डोपिंग कहलाएगा। तो देखो, अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, तो इसको डोपिंग कहते हैं। और ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाह्य अर्धचालक कहते हैं, सिंपल। तो देख लो, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए बाहरी अशुद्धि मिलाते हैं, तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और ऐसे अर्धचालक जिसमें बाहर से अशुद्धि मिलाया गया है, तो उस अर्धचालक को क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक। नाम हुए है बाह्य,
मतलब बाहर से कुछ मिलाकर अर्धचालक बनाया गया है। वही डेफिनेशन, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है, ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है? एक बार और समझ लो बाबू। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखो डोपिंग, अर्धचालक का चालकता कम होता है तो उसका चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। क्लियर? और इसी अर्धचालक जिसमें बाहर से कुछ मिलाया गया है उसी अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बाबू, बाह्य अर्धचालक अब दो प्रकार का होता है, अभी अभी पढ़े हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है। पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से एकदम, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बाबू, सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, तो चलिए पी प्रकार का अर्धचालक, पी मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस। अब ये होता क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, किसमें बाबू? सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। बस एक चीज़ इसमें याद रखिएगा बाबू, छोटा सा चीज़ है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाबू। इसमें मुख्य आवेश वाहक, अभी तो कुछ बता नहीं पाएंगे बाबू, सब बताए हैं चैप्टर में, लेकिन अभी केवल हिंट देकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि डीपली क्लासेस में पढ़ाई होता है। ठीक है बाबू, देखिए इसमें मुख्य आवेश वाहक छिद्र होता है, मतलब होल होता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। एकदम सेम इसी प्रकार का होगा एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक, एकदम सेम यही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। इसमें मुख्य आवेश वाहक इसमें होता है बाबू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल से एक बार और समझ लो बाबू। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक छिद्र या होल होता है। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक छिद्र होल होता है। इसमें मुख्य आवेश वाहक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? तो अंतर भी पूछता है, पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक में अंतर लिखे तो अंतर हो गया, एगो डिफिनीशन, एगो डिफिनीशन और एगो ये, दो को अंतर। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखेंगे बाबू ध्यान से, देखो डायोड पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? डायोड।
क्या पढ़ना है बाबू? डायोड। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा एक ही दिशा में चलता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा एक ही दिशा में चलता है या प्रवाहित होता है। बाबू डायोड जो बनता है वो अर्धचालक से बनता है। डायोड किससे बनता है? अर्धचालक से बनता है। डायोड में दो को भाग होता है, कैथोड और एनोड। ठीक है, ध्यान से देख लो। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। रिवर्स वर्स इधर उधर नहीं भागता है, एक के दिशा में चलेगा। ठीक है, एकला चलो रे, एक के दिशा में चलेगा। तो एक के दिशा में चलेगा, समझ रहे हो ना? जैसे लड़की लोग स्कूटी चलाता है, एक के दिशा में एकदम धड़धड़ाइले चला देगा। आगे ट्रक बस ट्रैक्टर कुछ हुआ है, एकदम कचराते हुए एकदम निकल जाएगा। एक के दिशा में वो लोग स्कूटी लेकर चल देता है। देख बाबू, डायोड यह एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। यह अर्धचालक का बना होता है। इसमें कितने भाग होते हैं? दो, कैथोड और एनोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, देखेंगे जेनर डायोड। क्या बाबू? जेनर डायोड कौन डायोड बाबू? जेनर डायोड। कौन डायोड? जेनर डायोड। तो देखो, अभी पी प्रकार का पढ़े हो, एन प्रकार का पढ़े हो। तो पीएन संधि डायोड में, किसमें? पीएन संधि डायोड में बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाकर पीएन संधि डायोड में बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाकर जिस डायोड का निर्माण करते हैं उसे जेनर डायोड कहते हैं। सिंपल। पीएन संधि डायोड में अशुद्धि मिलाकर एक नए डायोड का निर्माण करते हैं जिसे जेनर डायोड कहते हैं। यह उत्क्रमित विभव भंजन में भी कार्य करता है। उत्क्रमित विभव भंजन में भी कार्य करता है। ठीक है, उत्क्रमित विभव भंजन मतलब विभव अगर टूट भी जाए, विभव अगर नहीं हो, एक बार आए विभव फिर टूट जाए, तब भी ये काम करेगा। तो सीधा समझो, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जिसमें अशुद्धि मिलाकर एक नया डायोड का निर्माण कर लेते हैं, उसी को जेनर डायोड कहते हैं। उसका फिगर आप देखिए रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फिगर वगैरह बनाने की उतना जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक अभी पढ़े हो। तो पी प्रकार और एन प्रकार मिलकर क्या हो गया? पीएन संधि। पीएन संधि डायोड में अशुद्धि मिलाकर डायोड का निर्माण करते हैं, उसे जेनर डायोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, एलईडी। क्या बाबू? एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से बाबू। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फार्मूला है लाइट इमिटिंग डायोड। समझते हो ना बाबू? एलईडी आता है क्या? टीवी, एलईडी बल्ब, अभी बकलोलवा जितना हम लाइट लगवाए हैं तुमको पढ़ाने के लिए, सब एलईडी है। क्या है? एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो बाबू ये भी एक पीएन संधि डायोड है। ये भी क्या है? पीएन संधि डायोड है। एलईडी भी क्या है? पीएन संधि डायोड है। ठीक है, एलईडी भी क्या है? पीएन संधि डायोड है, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो देखो, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है, एलईडी। यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हो गया सिंपल। यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है।
इसका उपयोग देखो, एलईडी का उपयोग क्या है। तो अब ये तो बताए हैं टीवी में उपयोग होगा, कैलकुलेटर में उपयोग होगा, बल्ब में उपयोग होगा, रिमोट में उपयोग होगा। कोई दिक्कत? देख लो, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। टीवी, कैलकुलेटर, बल्ब, रिमोट में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। एलईडी हो गया। अब पढ़ेंगे बाबू सोलर सेल, सौर सेल। सोलर, छातवा पर जो सोलर लगा रहता है, इसके बारे में भी 1-2 दिन पहले चर्चा किए थे। तो देख बाबू, ये भी एक तरह का पीएन संधि डायोड है। ये भी एक तरह का क्या है बाबू? पीएन संधि डायोड है। लेकिन ये अभी पढ़े हो पीछे एलईडी पढ़े हो, तो वो प्रकाश, वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश में। इसका उल्टा कर दो, वो विद्युत को प्रकाश में बदला था, ई बकलोलवा प्रकाश को विद्युत में बदलेगा। सूर्य से प्रकाश आया तो उसको विद्युत में कौन बदलता है? सोलर बदलता है। यह प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देख लो, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसे क्या बोलते हैं? सोलर सेल। बाबू, जेनर डायोड भी पीएन संधि डायोड था। और इसके बाद क्या पढ़े थे? जेनर डायोड भी पीएन संधि डायोड था। एलईडी पढ़े थे, एलईडी भी क्या है? पीएन संधि डायोड है। और अभी क्या पढ़ रहे हो? सोलर सेल, ये भी क्या है? पीएन संधि डायोड है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो अच्छी तरह जानते हो, छतवा पर सोलर काहे लिए लगाते हैं हम लोग? बैटरिया को चार्ज करने के लिए। तो बैटरी को चार्ज करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है बाबू, सोलर कुकर में उपयोग होता है। हम लोग के यहाँ तो ये कुकर वाद देखने को नहीं मिलता है। सोलर कुकर होता है, उसमें खाना वाना रख कर, चावल दाल रख कर धूप में रख दो, वो अपने मने पक रहा है। अपने मने क्या हो रहा है? पक रहा है। तो सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट, गली गली जो लाइट लगता है, सरकार लाइट लगाता है बाबू गली गली, उसमें भी सोलर प्लेट लगता है। अब पता नहीं अब लग रहा है कि नहीं, पहले लगता था। तो उसमें भी किसका उपयोग होता है? सोलर सेल का उपयोग होता है। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। फोटो डायोड, लाइट डायोड। फोटो डायोड, लाइट डायोड, या ये बकलोलवा को फोटो सेल भी कहते हैं। ठीक है, ईवी क्या है? एक तरह का पीएन संधि डायोड है। यह भी एक तरह का पीएन संधि डायोड है। ठीक है, यह भी एक तरह का पीएन संधि डायोड है, जिसके कारण धारावाहक उत्पन्न होता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, धारावाहक मतलब आवेशवाहक, आवेश को ले जाने वाला, धारा को ले जाने वाला, धारा को ले जाने वाला, आवेश को ले जाने वाला। ठीक है बाबू, ध्यान से दो। तो देखो बाबू, अभी कुछ देर पहले तुमको हम बताए थे ये चीज कि मुख्य आवेशवाहक पी प्रकार के अर्धचालक में छिद्र होल होता है और एन प्रकार के अर्धचालक में मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही है ये ऐसा पीएन संधि डायोड है जो धारावाहक उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका उपयोग स्विच में उपयोग होता है बाबू। किस में उपयोग होता है? स्विच में। प्रकाश सिग्नल में उपयोग होता है। स्विच में उपयोग होता है, प्रकाश सिग्नल में उपयोग होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो देखो बाबू, जेनर डायोड भी पीएन संधि डायोड था। उसके बाद एलईडी भी पीएन संधि डायोड था। सोलर सेल भी पीएन संधि डायोड था। और फोटो डायोड, फोटो सेल भी क्या है? पीएन संधि डायोड है, जो धारावाहक उत्पन्न करता है। उपयोग कहाँ होता है? स्विच में, प्रकाश सिग्नल में। क्लियर है बाबू? डिस्टकारी। अब हम लोग को पढ़ना है बाबू डिस्टकारी।
इंग्लिश में भी लिख देता है बाबू। तो देखो रेक्टिफायर, इंग्लिश होता है रेक्टिफायर, ठीक है। यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो एसी को किस में बदलता है, डीसी में। प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट। यह एक ऐसा यंत्र है जो एसी को किस में बदलता है, डीसी में। ये दो प्रकार का होता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी। अब इसके बारे में भी चैप्टर में पढ़ाया गया है, लेकिन अभी इसका उतना जरूरत नहीं है। अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ठीक है। तो देख लो बाबू, यह एक नाम में है डिस्टकारी, डिस्ट धारा में बदलेगा, डिस्टकारी, डिस्ट में बदलने वाले को डिस्टकारी कहते हैं, सिंपल। यह एक ऐसा यंत्र है जो एसी को किस में बदलता है, अरे बोलना बकलोल, एसी को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है, और ये दो प्रकार का होता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ठीक है। अब देखो बाबू, अब पढ़ना है लेजर। शायद हम आपको लेजर नहीं पढ़ा पाए थे, चैप्टर पढ़ाए थे तो लेजर टॉपिक छूट गया था। सिंपल है एकदम, ध्यान से देख लो लेजर क्या है, ठीक है। यह कला संबद्ध प्रकाश होता है, यह एक कला संबद्ध प्रकाश होता है। कला मतलब बताए थे, कला मतलब कोण। यह एक कला संबद्ध प्रकाश होता है जो एक दिशात्मक होता है, ठीक है, और जिसका तीव्रता और शक्ति अधिक होता है। सब इधर लिखा गया है बाबू, बस यहां ध्यान दीजिए। यह एक कला संबद्ध प्रकाश होता है जो एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में चलने वाला होता है। इसकी तीव्रता और शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे लेजर लाइट, बचपन में तुम लोग चूंकि मामा चाचा कोई खरीद कर लाता होगा और तुम लोग बकलोल भाई से जलाकर चारों बगल देखता होगा। कौन कौन तो छतवे पर चढ़ जाता है, छतवे से सिग्नल देता है रेड रंग का, और नापता है दूरी कहाँ तक ले हमारा लेजर लाइट जा रहा है। गांव में खूब करता है सब छोटा छोटा। अब तो तू लोग बड़ा हो गया है, शादी ब्याह लायक हो गया है बकलोल, तो लोग देख इधर। तो देखो, यह एक कला संबद्ध प्रकाश होता है जो एक दिशात्मक होता है, जिसकी तीव्रता और शक्ति क्या होती है, अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। क्लियर है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। क्या बाबू? ट्रांजिस्टर। जैसे अभी डायोड पर है, ट्रांजिस्टर को ट्रायोड कहते हैं। इसमें तीन चीज होता है। कितना चीज होता है? तीन चीज होता है, ठीक है। देखो फिगर वे पर समझ जाओगे तुम लोग। ध्यान से देखो, ई भी मोटा है, ई भी मोटा है, ये मोटा है, ये भी मोटा है, मोटका है, और ये पतरका है, पतला है। सीधा समझो, जब दो मोटे अर्धचालक के बीच एक पतले अर्धचालक को रखते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। सिंपल। जब दो मोटे अर्धचालक, ये भी अर्धचालक, तीन गो अर्धचालक है, जब दो मोटे अर्धचालक के बीच एक पतले अर्धचालक को रखते हैं तो ट्रांजिस्टर मतलब ट्रायोड का निर्माण होता है। हो गया, सिंपल 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 एकदम। जब दो मोटे अर्धचालक के बीच एक पतले अर्धचालक को रखते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। दो और फिगर बनाते हैं, देख बाबू। ठीक है, देखो PNP, NPN हो गया, सिंपल, इसी से समझ लेना है।
देखो, जब दो मोटे अर्धचालक के बीच एक पतले अर्धचालक को रखते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ सब लिखा गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देख लो बाबू, सिंपल। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक रखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। हो गया। जब दो मोटे एन प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पतले पी प्रकार का अर्धचालक रखते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। सिंपल। एक बार और समझ लो बाबू, जब दो मोटे अर्धचालक के बीच एक पतले अर्धचालक को रखते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, जब दो मोटे पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पतले एन प्रकार का अर्धचालक रखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। देख रहे हो, अगला पेज में ये आ जाएगा। जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पी प्रकार का अर्धचालक रखते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। यही तो है ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं बाबू, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। एनपीएन ट्रांजिस्टर भी खत्म हो गया। क्लियर। अब हम लोग को पढ़ना है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल फिगर वे से समझ लो बाबू। ठीक है। देखो ये है, एक और फिगर बनाते हैं। देखो, देखो ये एनालॉग है। वह सिग्नल जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, वह सिग्नल जो समय के साथ परिवर्तित होता है। देखो ऊपर नीचे परिवर्तित हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। ये है बाबू डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? वह सिग्नल जो केवल दो अंकों पर निर्भर करता है। कौन कौन? जीरो और क्या? एक। देखो ये जीरो एक हो रहा है, जीरो हो रहा है, एक हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, एक हो रहा है, जीरो हो रहा है, एक हो रहा है। तो वह सिग्नल जो समय के साथ परिवर्तित होता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। फिगर ये है, डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है। अब वह सिग्नल जो समय के साथ केवल जीरो और एक पर निर्भर करता है, जीरो और एक पर, उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। हो गया सिंपल। वह सिग्नल जो समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित हो ही रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, ऊपर है नीचे है, परिवर्तित हो रहा है, एनालॉग सिग्नल। वह सिग्नल जो जीरो और एक के द्वारा परिवर्तित होता है, बाकी और किसी पर परिवर्तित नहीं होगा, उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ऊर्जा के एक रूप को या ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। सिंपल। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो माइक। हम लोग माइक में बोलते हैं तो मेरा आवाज़ तो धीमे है लेकिन बाद में बहुत तेज हो जाता है। इसका मतलब वो क्या किया? हमारे आवाज़ को लेकर बढ़ा दिया, ऊर्जा बढ़ा दिया। तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्लियर है बाबू? जैसे मोबाइल से तुम लोग बात करते हो, तुम बोलते हो ध्वनि ऊर्जा है, लेकिन मोबाइलवा में ध्वनि तो खींच कर कौन ले जाता है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग बन जाता है। हमारा जो आवाज़वा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, मतलब तरंग के रूप में बदलकर फिर जाकर उसको सुनाई देता है। तो देखो चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। मॉड्यूलन 3-4 बार पूछा गया है, एकदम ध्यान से बाबू। मॉड्यूलन कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है, ध्यान से। मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति का तरंग उच्च आवृत्ति के तरंग पर अध्यारोपित होता है। निम्न आवृत्ति का तरंग
अध्यारोपित होता है उच्च आवृत्ति के तरंग। क्लियर है बाबू? निम्न आवृत्ति का तरंग उच्च आवृत्ति के तरंग पर अध्यारोपित हो रहा है। गला बच गया है बाबू, ठंडी का दिन है देखो। निम्न आवृत्ति का तरंग अध्यारोपित होता है उच्च आवृत्ति के तरंग पर, तो उसे क्या बोलते हैं? माडुलन कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, आवृत्ति माडुलन, आयाम माडुलन और बाबू कला माडुलन। कोई दिक्कत? देख लो बाबू, वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति का तरंग अध्यारोपित होता है उच्च आवृत्ति के तरंग पर, उसे माडुलन कहते हैं। माडुलन 3 प्रकार का होता है, आवृत्ति, आयाम और कला माडुलन। आवृत्ति माडुलन और आयाम माडुलन का यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में सीधे क्या पूछता है? माडुलन या बी माडुलन। माडुलन पूछता है या बी माडुलन पूछता है। बी माडुलन मतलब डी मॉडुलेशन, डी मॉडुलेशन। सिंपल, ये तो और ही आसान है। माडुलित तरंगों को अलग करना, माडुलित तरंगों को अलग करने की प्रक्रिया, माडुलित तरंगों को अलग करने की प्रक्रिया को बी माडुलन कहते हैं। सिंपल, माडुलित तरंगों को अलग करने की प्रक्रिया को बी माडुलन कहते हैं। कोई परेशानी? क्लियर है? माडुलित तरंगों को अलग करने की प्रक्रिया को बी माडुलन कहते हैं। देखो, निम्न आवृत्ति का तरंग उच्च आवृत्ति के तरंग पर अध्यारोपित होता है। अध्यारोपित मतलब मिल जाता है, टकरा जाता है। तो टकरा गया, तो टकरा कर मिल गया तो माडुलन। अब उसको अलग करो, माडुलित तरंगों को अलग करो, मतलब लैला मजनू एकदम पहले मिल गया, उसको छोड़ा दो। जमाना उसके फीलिंग को नहीं समझता है, उसको छोड़ा दो। पहले मिल गया तो क्या? माडुलन। अब पकड़ कर दोनों को अलग कर दिया गया तो क्या हो गया? बी माडुलन। क्लियर है बाबू? जैसे मान लो लड़का लड़की का शादी हुआ तो क्या हो गया? माडुलन। आज तलाक हो गया तो क्या हो गया? बी माडुलन। अलग अलग हो गया। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। वायुमंडल बाबू, हमारी धरती के ऊपर वायुमंडल है, जिसमें वायुमंडल में बहुत प्रकार होता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। वायुमंडल में बहुत सारा परत होता है। पहला क्षोभ परत, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का पहला है क्षोभ मंडल। कौन मंडल? क्षोभ मंडल। ठीक है, जो 10 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर ऊंचाई तक। और भी उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ध्यान दे लो। क्षोभ मंडल कितना किलोमीटर तक रहता है? 10 किलोमीटर तक रहता है। दूसरा मध्य मंडल, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान देना। मध्य मंडल जो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, उल्टा हो गया, मध्य मंडल यहाँ नहीं होगा, समताप मंडल होगा। इसके बाद आएगा मध्य मंडल। देखो बाबू, क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समताप मंडल जो 10 से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल होता है बाबू 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, एक होता है आयन मंडल। जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए बता रहे हैं। आयन मंडल
या 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। सब में तापमान थोड़ा घटते जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ेगा नहीं, तापमान घटेगा। जैसे मान लो हम लोग धरती पर एकदम प्लेन सतह पर रहते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर मान लो 4 ताला घर के ऊपर गए तो हवा ठंडा ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है एकदम, तो कहता है अरे बहुत अच्छा लग रहा है, छत पर सोना चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ठंडा हवा हमको मिलता है। मतलब सीधा समझो ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग का तापमान क्या होने लगता है, घटने लगता है, वायुमंडल का तापमान घटने लगता है। ठीक है, अब चलिए देख लो बाबू, क्षोभ मंडल 10 किलोमीटर तक होता है, समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, 4 भाग होते हैं वायुमंडल के, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बाबू, ये बाबू बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा, भू तरंग, आकाश या व्योम तरंग, अंतरिक्ष तरंग। ध्यान से, इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बाबू। भू तरंग, भू तरंग संचरण, देखो वह संचरण जिसमें तरंग ट्रांसमीटर के एंटीना से पृथ्वी के सतह के साथ रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है। ठीक है, तो देख बाबू, भू तरंग मतलब भूमि के साथ, ठीक है, ट्रांसमीटर के एंटीना से, ट्रांसमीटर के एंटीना से किसके साथ, भूमि के सतह के साथ रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है। ठीक है, वह संचरण जिसमें तरंग ट्रांसमीटर के एंटीना से भूमि के सतह के साथ रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है, उसे भू तरंग संचरण कहते हैं। सिंपल। सेकंड नंबर देखेंगे बाबू, सेकंड नंबर है आकाश या व्योम तरंग संचरण। ठीक है, आकाश या व्योम तरंग संचरण आयन मंडल से परिवर्तित होते हुए, ठीक है, ट्रांसमीटर के एंटीना, टेक्नीशियन साहब देखिए तो कितना मिनट का वीडियो हो गया, कितना मिनट का हो गया। ट्रांसमीटर के एंटीना से आयन मंडल से परिवर्तित होकर, कितना मिनट का हुआ, ठीक है, आयन मंडल से परिवर्तित होकर ट्रांसमीटर के एंटीना से तरंग निकलकर आयन मंडल, अब ये पढ़े थे वायुमंडल का 4 भाग होता है जिसमें आयन मंडल होता है, आयन मंडल से टकराकर मतलब परिवर्तित होकर रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है। ठीक है, सब एक के साथ बताते हैं, रुक जाओ बाबू। ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऊपर दिख रहा है, देखिए बाबू ध्यान से। तीसरा, अंतरिक्ष तरंग संचरण। अंतरिक्ष तरंग संचरण, टीवी सिग्नल से अधिक आवृत्ति वाले तरंग संचरण, टीवी सिग्नल से अधिक आवृत्ति वाले तरंग के संचरण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेकर जब देखिएगा तो और भी चीज़ें हैं। नॉर्मली हम आपको समझा देते हैं क्या है।
वह संचरण जिसमें तरंग ट्रांसमीटर के एंटीना से भूमि के सतह के साथ रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है तो उसे भू तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल में बोलते हैं तो दूसरे के मोबाइल में सुनाई देता है ना, कैसे सुनाई देता है? हम जो बोलते हैं हमारा एंटीना उस आवाज़ को खींचता है, फिर उसको तरंग के रूप में चेंज करके उसके एंटीना तक पहुंचाता है। तो ट्रांसमीटर हमारे आवाज़ को खींचता है और रिसीवर उसके एंटीना में रिसीवर होता है, वो रिसीव करके उसको सुनाता है। उधर से वो बोलता है तो उसका ट्रांसमीटर सुनता है और वो हमारे एक मोबाइल तक आता है तरंग के रूप में, तो हमारा एंटीना उसको खींचकर रिसीवर खींचकर और फिर हमको सुनाता है। ठीक है, ट्रांसमीटर के एंटीना से भूमि के सतह के साथ रिसीवर के एंटीना तक जाता है तो उसे भू तरंग संचरण कहते हैं। वह संचरण जिसमें ट्रांसमीटर के एंटीना से तरंग निकलकर आयन मंडल, वायुमंडल का 4 भाग होता है, जिसमें से आयन मंडल से टकराकर रिसीवर का एंटीना तक पहुंचता है तो उसे आकाश या व्योम तरंग संचरण कहते हैं। एकदम सिंपल है बाबू, ध्यान से ही सब पूछता है। अंतरिक्ष तरंग संचरण, टीवी सिग्नल से अधिक आवृत्ति वाले तरंग के संचरण को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष तरंग संचरण कहते हैं। इसका उपयोग रडार और सैटेलाइट में होता है। अंतरिक्ष तरंग संचरण का उपयोग रडार और सैटेलाइट में होता है। बाकी और भी आवृत्ति है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का व्याख्या। मोडम, इस सब भी पूछता है बाबू, मोडम क्या है? मोडम एक ऐसा यंत्र है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का कार्य करता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो ट्रांसमीटरों का काम करेगा और रिसीवरों का काम करेगा। अब मोडम तो आजकल के ज़माने में तुमको देखने को मिलेगा नहीं, अभी भी है, लैपटॉप अपना पर लगता है मोडम, पेन ड्राइव की तरह ही होता है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करेगा तो उसे मोडम बोलेंगे। इसमें मॉड्यूलन और बी मॉड्यूलन दोनों होता है। मॉड्यूलन और क्या, बी मॉड्यूलन दोनों होता है। ठीक है, इसमें मॉड्यूलन और बी मॉड्यूलन दोनों होता है। चलिए अब पढ़ेंगे बाबू फैक्स। फैक्स यह एक ऐसा यंत्र है जो दस्तावेज का इंग्लिश होता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और चित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। देख लो एक बार और बाबू, यह एक ऐसा यंत्र है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का कार्य करता है। इसमें मॉड्यूलन बी मॉड्यूलन दोनों होता है। अभी मॉड्यूलन बी मॉड्यूलन पढ़े थे, ध्यान से एकदम बाबू। फैक्स यह एक ऐसा यंत्र है जो दस्तावेज और चित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्स कहते हैं। क्लियर है बाबू? अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल आईडी तो तुम लोग बनैबे करता है, 4 को बकलोलवा ईमेल आईडी बनाता है। तुम लोग भी तो एकदम नमूने हैं। देखो ईमेल यह एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा दस्तावेज और चित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। ये आंसर बाबू है बाबू, सिंपल। ईमेल में तुम लोग क्या करता है? ईमेल आईडी में कुछ डॉक्यूमेंट लिख कर आता है, फोटो भी आता है। ईमेल आईडी में आता है ना, तुमको आएगा सर वीडियो आता है, तो बकलोलवा वीडियो क्या है? वीडियो एक तरह का फोटो है। हजारों फोटो को मिलाकर वीडियो बनता है। वीडियो कोई अलग चीज़ नहीं है, फोटो बहुत ज़्यादा मिला दिया जाएगा तब वीडियो बन जाएगा। क्लियर है? तो आप सोचेगा सर हमरो घर एल्बम में बहुत फोटो है, मिला देंगे तो वीडियो बन जाएगा। तो मिला देना, वीडियो बन जाएगा बकलोल कहीं का। उसको प्रोसेस से मिलाना जाता है, इंटरनेट के सहारे। अब तो का तू घरवा का एल्बमों में वाईफाई लगा कर जोड़ेगा का? वो मोबाइल में हो सकता है। देख बाबू, ईमेल यह एक ऐसा संचार का माध्यम है, यह एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसमें डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज
दस्तावेज और चित्र को एक स्थान से कहाँ भेजते हैं, दूसरे स्थान तक भेजते हैं। इसका भी आंसर वही है। ये एक यंत्र था फैक्स, लेकिन ईमेल यंत्र नहीं है, संचार का माध्यम है। कौन यंत्र थोड़े है ईमेल, आके मोबाइलवा में अलगे से एगो यंत्र रहता है कि यही से ईमेल होगा। बाबू वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसीलिए लिखा गया क्या है, संचार का माध्यम है जो डॉक्यूमेंट और चित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। www एग्जाम में ये सब पूछा हुआ है बाबू, ध्यान से। वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, यह स्थिर और गतिशील वेब पृष्ठ है। वेब पृष्ठ मतलब इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हो तो पेज खुलता है, तो ये भी एक तरह का वेब पृष्ठ है जिसके आगे URL लगा होता है। जिसके आगे क्या लगा रहता है, URL। यह स्थिर और गतिशील वेब पृष्ठ होता है जिसके आगे URL लगा होता है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया। ये मॉडर्न फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको पिछला वीडियो में याद होगा, पहला मॉडर्न फिजिक्स के वीडियो में आपको बताए होंगे 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन, अभी फिर एगो पढ़ेंगे। और आज ही एक और वीडियो फिजिक्स का जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स समाप्त, 4 वीडियो में 19 नंबर का आएगा। ध्यान से बाबू, चलिए आगे देखते हैं बाबू लॉन्ग क्वेश्चन। ये बाबू 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, केमिस्ट्रियों में है, फिजिक्सों में है। ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक का वर्णन करें। किसके आधार पर बाबू, ऊर्जा पट्टी के आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर किसका किसका वर्णन करना है, चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्णन करना है। ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा पट्टी क्या होता है। ठीक है बाबू, देखो ध्यान से बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछ चुका है बाबू। और आपको मालूम है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका एक गो उपाय है। लाइट में 6 गो लॉन्ग क्वेश्चन है और मॉडर्न फिजिक्स में भी 6 गो है। 6 12 गो पढ़ लो, इसमें से कन्फर्म 3 गो आ जाएगा, क्योंकि यही 2 गो चैप्टर है सेकेंड बुक में। ठीक है, 6 गो तो क्वेश्चन आएगा, तो 3 गो तो कन्फर्म इसी से आएगा। फर्स्ट बुक का भी हम आपको प्रूफ पढ़ाए हैं कुछ, और कुछ कल पढ़ाकर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए बाबू, ऊर्जा पट्टी क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा पट्टी क्या होता है, ऊर्जा पट्टी का इंग्लिश होता है एनर्जी बैंड। ऊर्जा पट्टी का इंग्लिश क्या होता है बाबू, एनर्जी बैंड होता है। तो तनी देखते हैं एनर्जी बैंड क्या है, देख थोड़ा। ठीक है, ध्यान से बाबू। आप जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर, चाहे छोड़ो, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। परमाणु अणु समझते हो, परमाणु कक्षक, आणविक कक्षक। तो आणविक कक्षक में ऊर्जा में अंतर, आणविक कक्षक के ऊर्जा में अंतर, आणविक कक्षक के ऊर्जा में अंतर के कारण ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है। हो गया, देख लो यहाँ लिखा गया है, परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षकों के ऊर्जा में अंतर के कारण ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है। हो गया, सिंपल। अब ऊर्जा पट्टी बकलोलवा 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का, चालन बैंड और संयोजन बैंड। बैंड लिखो या पट्टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चालन बैंड और क्या, संयोजन बैंड। ठीक है, अब चालन बैंड क्या है, संयोजन बैंड क्या है, तो देखो चालन बैंड क्या है इसको समझाते हैं, संयोजन बैंड क्या है ये समझाते हैं। ठीक है, आणविक कक्षक में ऊर्जा में अंतर के कारण, मान लो आणविक कक्षक बहुत सारा बना, परमाणु कक्षक आपस में मिलकर बहुत सारा आणविक कक्षक बना लिया, लेकिन आणविक कक्षक का किसी का ऊर्जा ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। उसी ऊर्जा में अंतर के कारण ऊर्जा पट्टी एनर्जी बैंड का निर्माण होता है। ये कितने तरह का होता है बाबू, 2 तरह का।
चालन बैंड, संयोजन बैंड। ठीक है, चालन बैंड और क्या बाबू, संयोजन बैंड। अब थोड़ा ध्यान से देखो, चालन बैंड, संयोजन बैंड क्या है बाबू। चालन बैंड किसे कहते हैं, ठीक है, पहले यही पढ़ते हैं। वह बैंड जो इलेक्ट्रॉन से रिक्त होता है, रिक्त मतलब खाली होता है, वह बैंड जो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, रिक्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड। ये ध्यान रखना, हमेशा ये बैंड ऊपर होता है। ठीक है, सीधा समझना, वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉने नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा खाली होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉने ना होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बैंड। यह हमेशा ऊपर होता है। संयोजन बैंड, इसमें यह इलेक्ट्रॉन से पूर्ण या अल्प भरा होता है। ठीक है, सिंपल एकदम, ध्यान से देखते जाओ। तो देख बाबू, ऊर्जा पट्टी, आणविक कक्षक के ऊर्जा में अंतर के कारण ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है। ये दो तरह का होता है, चालन बैंड और क्या, संयोजन बैंड। चालन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये हमेशा ऊपर होता है। संयोजन बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरा होता है या अल्प भरा होता है, उसे संयोजन बैंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको ऊपर थोड़ा करें, पता नहीं वो भी ऊपर जाएगा। ठीक है बाबू, ऊपर कर कर मिटा देते हैं। देखिए बाबू, चालन बैंड, संयोजन बैंड हो गया। अब एक नोट कर वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्लियर है बाबू। हई ऊपर है तो हई बकलोलवा कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, और दोनों के बीच, चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। सिंपल, चालन ऊपर होगा, चालन बैंड शॉर्टकट लिख रहे हैं, संयोजन बैंड कहाँ होगा, नीचे। दोनों के बीच में क्या, ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा में अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहेंगे। ठीक है, फिर से समझ लो बाबू, आणविक कक्षक में ऊर्जा में अंतर के कारण ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है, चालन बैंड, संयोजन बैंड। चालन बैंड जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यह हमेशा ऊपर होता है। संयोजन बैंड जो इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरा या अल्प भरा होता है, यह नीचे होता है। अब देखो, चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच में इसका ऊर्जा ज़्यादा कम होगा, तो इसके बीच के ऊर्जा के में अंतर को क्या बोलते हैं, ऊर्जा में अंतर को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसी बैंड के आधार पर हमको समझाना है कि चालक क्या है, कुचालक क्या है। ठीक है, चालक क्या है, कुचालक क्या है। अब तो डायरेक्ट अब समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ध्यान से बाबू, चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच में ऊर्जा में जो अंतर होगा उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहेंगे। अब इसी पर हम लोग को बताना है कि चालक कौन है, कुचालक कौन है, अर्धचालक कौन है, किसके आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर। सारा चीज़ ऊर्जा पट्टी के बारे में पढ़ चुके। चलिए अब देखो, हम आपको समझा देते हैं सारा चीज़। देखिए 3 गो फिगर बनाएंगे, इसी में क्लियर हो जाएगा। देख बाबू, चालन बैंड, संयोजन बैंड। चालन बैंड, संयोजन बैंड।
चालन बैंड, संयोजन बैंड, 3 फिगर बनाए हैं, देख लो बाबू। अब देखो संयोजन में तो इलेक्ट्रॉन होता है, तुमको बताइए कि यहाँ चालन खाली होता है। ठीक है, देखिए बाबू ध्यान से एकदम बाबू, इसमें का इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से टॉप कूद जाएगा, इसी में कूद जाएगा, क्योंकि नज़दीक है, अगले बगल द्वार है, अगले बगल घर है, तो टपाटप कूद जाएगा। अगले बगल लड़का लड़की का द्वार हो तो का छतवा नहीं टप जाता है, सब जानबे करते हो तो लोग छरदवालिए टप जाता है, बकलोल कहीं का। ये सब काम मत करना, नहीं तो बड़ी पिटाएगा। देख इधर तो देखो इलेक्ट्रॉन अगले बगल है, एकदम एक दूसरे पर अतिव्यापित है। चालन बैंड और संयोजन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ भागता है एकदम ऊपर। तो बाबू इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ भागता है मतलब इलेक्ट्रॉन चला, तो तुम लोग को मालूम है जब इलेक्ट्रॉन चलेगा आगे तो विद्युत धारा कहाँ चलेगा, पीछे। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा विद्युत धारा नहीं चलेगा। तो धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धड़ाधड़ विद्युत धारा पास होगा, तो धड़ाधड़ विद्युत धारा पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, चालक। जानबे करते हो चालक, जिससे विद्युत धारा बहुत आसानी से पास कर जाए। ये देखो ये भी जाएगा, लेकिन ई बकलोलवा को थोड़ा समय लगेगा। ई बकलोलवा को क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा दूरी ज़्यादा है, अगले बगल घर है तो टॉप जाएगा। आई बकलोलवा तनी दूरी ज़्यादा है तो जाने आने में समय लगेगा ना, लुका कर जाएगा एकदम कि कोनो देख ना ले, देख लेगा तो कचर देगा पकड़ कर, समझिए रहे हो तुम। तो ये एकदम अगले बगल है, कूद जाएगा तो चालक। ये तनी टाइम लगाएगा, धीरे धीरे जाएगा, जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, तो क्या होगा, अर्धचालक। अर्धचालक मतलब आधा आधा पास करे, अर्ध मतलब आधा 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 पास करे। आज बकलोलवा को देखो, ये इतना दूर है, मान लो ई है बकलोलवा गोपालगंज में, ई है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तो ये जाएगा बकलोलवा, डरे नहीं जाएगा, बॉर्डर पर कहीं शहीद हो गया जाएगा तो ये जल्दी जॉइबे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा जाएगा दौड़ले दौड़ले जाएगा, इंडिया के बॉर्डर पर तले पकड़ लेगा सब। इंडिया वाला नहीं पकड़ेगा तले पाकिस्तान वाला पकड़ लेगा। ये बकलोलवा पहुँचिए नहीं पाएगा, खाली फेसबुके पर बात होगा बस, उससे ज़्यादा कुछ ना होगा। तो उससे ज़्यादा कुछ होकबे नहीं करेगा, पहुँचिए नहीं पाएगा, तो विद्युत धारा इससे पास नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा क्या, कुचालक। सबका थ्योरी लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं, जो बता रहे हैं सेम वही लिखा गया है। ये एकदम एक दूसरे पर अतिव्यापी धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो विद्युत धारा धड़ाधड़ पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, चालक। इसको थोड़ा समय लगेगा, इस माला में उसका घर है, उस माला में उसका घर है, तो जाने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो धीरे धीरे जाएगा, तो अर्धचालक। आई बकलोलवा इंडिया में है, एगो पाकिस्तान में है, तो जाएगा बॉर्डर पर, या तो इंडिया के द्वारा शहीद होगा ना तो पाकिस्तान के द्वारा शहीद हो जाएगा बकलोलवा। तो ये जॉइबे नहीं करेगा, तो जॉइबे नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा नहीं तो विद्युत धारा पास करेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कुचालक। क्लियर है बाबू। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है, बस ध्यान रखिएगा। कल 26 या 27 को हम टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन देंगे, एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, एग्ज़ाम कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है तो लोग समझिए रहा है, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बाबू। आज एक और वीडियो जाएगा, फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त, खाली लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा जो कल आपका कंप्लीट कर देंगे। बोले थे ना 26 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे। केमिस्ट्री भी बाबू 26 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। 27 और 28 जनवरी को आपको क्या देंगे हम, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का बाबू कोई गेस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं वो पढ़िए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का जितना 2009 से 2021 तक ऑब्जेक्टिव आया है, सब चैप्टर बाई चैप्टर आपको बता देंगे, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को बाय 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 बाय।